स्वागत है आपका सीटेट 2024 की इस चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की क्लास में। तो आज हम क्लास में आपका स्कोर जो है वो चेक करने वाले हैं। वीडियो क्लास में आप कमेंट में बताना कि आपने कितना स्कोर किया, आपके कितने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही हैं। और स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। Which of the following sitting arrangement should be used when demonstrating an experiment to the students? छात्रों को किस प्रयोग का प्रदर्शन करते समय निम्नलिखित में से किस बैठने की अवस्था का उपयोग करना चाहिए? तो देखो, पहला है स्टूडेंट सिटिंग इन अ हाफ सर्कल इन फ्रंट ऑफ द टीचर। दूसरा है स्टूडेंट सिटिंग इन रो इन द क्लासरूम एंड द टीचर प्लेस हिमसेल्फ हरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स। हिंदी में अगर बात करें तो छात्र शिक्षक के सामने अर्धगोले में बैठें या फिर कक्षा के विद्यार्थी पंक्तियों में बैठें, जैसे कि हम नॉर्मल क्लास में बैठते हैं और शिक्षक स्वयं को छात्रों के सामने रखता है। तो पिक्चर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो ये है 1 का क्वेश्चन, जहां पर कह रहे हैं कि सेमी सर्कल बना के सर्कल हाफ सर्कल में बैठो, और दूसरा जो है वो रोज में बैठो, यानी कि पंक्तियों में, जैसे कि हम क्लास में बैठते रहते थे। और सही सही बात बताना कि आपको कौन सा जो तरीका है वो एक्टिव लगता है। आपको क्या लगता है कि किस तरीके से, किस स्टाइल से जो टीचर है वो पढ़ाए तो बच्चे जो ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, तो वो सबसे ज़्यादा जो है वो है सेमी सर्कल वाला। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि अगर सर्कल में बच्चे बैठेंगे तो टीचर जो है वो हर एक बच्चे को समझा पाएगा, बच्चे का ध्यान टीचर की तरफ ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर अगर रोज़ में बैठे की बात करें तो रोज़ में जो बैठे हुए बच्चे हैं, जो लास्ट बेंच पे बैठते हैं ना, वो बच्चे टीचर से इंगेज नहीं हो पाते। देखो, अगर कोई टीचर प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा है, कोई चीज़ के बारे में नॉलेज दे रहा है, तो फ्रंट वाले तो समझ जाएंगे, लेकिन जो लास्ट में बैठे बच्चे हैं वो नहीं समझ पाएंगे। तो इन चीज़ों को नोट करना होगा आपको ये नहीं है, आपने पहले साइकोलॉजी नहीं पढ़ी भाई, साइकोलॉजी हमारी जो लाइफ में हो रहा है वही चीज़ों को हमें बता रहे हैं, तो समझने की दिक्कत है। तो सिर्फ यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वही सही हो जाता है, और कभी कभार ये पिक्चर बड़ी हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन से। तो आप बताइएगा, पहला क्वेश्चन अगर लाइव होते तो देखते कि कितनों ने सही किया है। व्हाट आर द चैलेंजेस टू इम्प्लीमेंट इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया? भारत में समावेशी शिक्षा को लागू करने में क्या चुनौतियाँ हैं? देयर इज़ अ नो पॉलिसी फॉर डिसेबल्ड पर्सन इन इंडिया, यानी कि भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कोई नीति नहीं है। या फिर द रोड टू अचीव इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ लॉन्ग एंड वेयर्ड वन, समावेशी शिक्षा प्राप्त करने की राह लंबी है और विविध है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर आप अपने दिमाग में सोचिए। अगर आपने नोट्स रीड किए हैं, नोट्स रीड को भी छोड़ो, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है आप जानते हो? नहीं जानते तो मैं आपके सामने इंक्लूसिव एजुकेशन को थोड़ा सा पेश करना चाहता हूँ। इंक्लूसिव एजुकेशन वो होती है जो दिव्यांग बच्चे होते हैं वो नॉर्मल बच्चों के साथ बैठकर स्टडी करते हैं। तो अगर आपको इंक्लूसिव एजुकेशन में कोई डाउट है तो वो भी आपका अब क्लियर हो गया होगा। तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन, आपने एक एक्ट तो सुना ही होगा, जहाँ पर पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, जो कि इसलिए था कि जहाँ पर जो बच्चे हैं वो दिव्यांग हैं उनको सारी सुविधाएं दी जाएं। तो भाई वो जो एक्ट था वो काफ़ी समय पहले बनकर उसके बाद वो रीन्यू भी हुआ है। तो ये बात तो गलत हो जाती है कि इंडिया में डिसेबिलिटी एक्ट नहीं है। तो इसका मतलब जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो सही है, क्योंकि ये बात सही है कि समावेशी शिक्षा प्राप्त करने की राह लंबी और विविध है। लंबी विविध का मतलब क्या है? वेड का मतलब ये है कि देखो, स्कूल आप जाते रहे हो, आपको मालूम है अगर कोई बच्चा दिव्यांग है, कोई बच्चा देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, तो कुछ बच्चे उनका मजाक भी उड़ाते हैं। तो ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो स्टडी ड्रॉप कर देते हैं, लेकिन कुछ नहीं करते, वो आगे बढ़ते रहते हैं, और उनमें से ही ये हैं। तो देखो, पहली पिक्चर में जो हैं उनके जो हैं वो आर्म्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो निशानेबाजी में गोल्ड लेकर आए हैं। दूसरी पिक्चर में आप देख सकते हैं इनके लेग्स काम नहीं करते, लेकिन फिर भी ये गोल्ड लेके आए हैं। तो आपको नेवर गिव अप जो चीज़ है ना, वो सिर्फ एक वर्ड नहीं है, वो आपको सच्ची में हार नहीं माननी चाहिए। आज फेल हुए हो
कल ज़रूर आप पास होंगे। आज आपने सीटेट को क्लियर नहीं किया तो क्या हुआ, आपके पास दोबारा मौका आएगा, डबल एक्सपीरियंस के साथ आप उसको क्लियर करोगे। आपने हो सकता है पहले 18 नंबर लिए हो, अब आपके 110, 120, 130 भी आ सकते हैं, लेकिन आपको कोशिश करने जो है वो नहीं छोड़नी, आपको कोशिश करते रहना है। तो हमारा जो मोटिवेशन का लेक्चर था वो ख़त्म होता है और हमारे तीसरे क्वेश्चन पर आ चुके हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड, व्हाट इज द थ्योरी ऑफ माइंड डेवलपमेंट? प्रारंभिक बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में मन के विकास का सिद्धांत क्या है? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इट रिफ्लेक्ट ब्रेन मैचुरेशन एंड इम्प्रूवमेंट्स इन कॉग्निशन। ये मानसिक जो मस्तिष्क होता है, दिमाग की परिपक्वता और संज्ञान के सुधार को दर्शाता है। या फिर ये हेरिडिटी एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस प्ले अ लार्ज पार्ट इन डेवलपमेंट, यानी कि वंशु, यानी कि जिसे वंश कहते हैं। सीधी सी बात, हेरिडिटी, कुछ वर्ड होते हैं जो कि हेरिडिटी क्या होती है। अब यार ये जो हमारे जीन्स होते हैं जो कि हमें माँ बाप से मिलते हैं, उन्हें कहा जाता है। विषाणुग्रंथ और पर्यावरण प्रभाव विकास में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं, तो दोनों ही चीज़ें सही हैं। अब तक कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि जहाँ पर पूछते हैं कि हमारे डेवलपमेंट में हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का ही जो है वो बहुत, यानी कि योगदान है, लार्ज पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। आप सीधी सी बात समझ सकते हो। दूसरा क्वेश्चन जो है वो सही है, तो जो फर्स्ट वाला है क्या वो भी सही है? हाँ, फर्स्ट वाला भी सही है, क्योंकि भाई देखो ये मस्तिष्क की परिपक्वता और ज्ञान संज्ञान के सुधार को दर्शाता है, तो ये सही है। फोर्थ क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम ले रहे हैं एक एक क्वेश्चन पर, अब नहीं लेंगे, अब बिल्कुल क्लियर कर देंगे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्री ऑपरेशनल थॉट, व्हाट इज द सिंबॉलिक फंक्शन, यानी कि पूर्व संज्ञानात्मक विचार के संदर्भ में एक जो इसका क्वेश्चन है। देखो एक तो ये क्वेश्चन जो है वो इतना ज़्यादा इजी नहीं है। देखो देखने में इजी लगने वाला क्वेश्चन भी इजी नहीं होता, तो आप जल्दी मत कीजिएगा। एबिलिटी टू यूज सिंबल्स और मेंटल रिप्रेजेंटेशंस, यानी कि अगर बात करें तो यहाँ पर कह रहे हैं कि एबिलिटी टू यूज सिंबल्स और मेंटल रिप्रेजेंटेशन जो होती हैं वो, और सिंबल्स हेल्प्स चिल्ड्रन रिमेंबर एंड थिंक अबाउट देम विदाउट हैविंग अ फिजिकल प्रेजेंट। प्रतीक जो होते हैं वो सिंबल्स को कहते हैं, जैसे कि कोई सिंबल पुराने जो खुदाने हैं जहाँ फिर गुफाएं हैं उनमें हमें मिलते हैं, जो पुराने लोग होते हैं उन्होंने सिंबल्स बनाए होते हैं, तो वही बात है। अगर आप किसी वर्ड के बारे में सोचते हो तो आपके मन में, आपके माइंड में वो वर्ड बन जाता है। अगर मैं एप्पल बोलता हूँ तो आपके दिमाग में एप्पल की जो तस्वीर है वो आ जाती है। ऐसी चीज़ों को ही सिंबल कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। और अगर बात करूं यहाँ पर है तो देखो अभी मेरे पास एप्पल नहीं है, तो देखो फिर भी मैं एप्पल के बारे में अगर बोलता हूं तो मेरे दिमाग में एप्पल की इमेज आ जाती है, तो वो चीज़ है। तो ये दोनों ही सही है, क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं प्रत्येक बच्चों को शारीरिक रूप से उपस्थित हुए बिना भी उन्हें याद रखने, उनके बारे में सोचने में मदद करता है। तो ये क्वेश्चन थोड़े से ईजी से थे वो। और अब ये फिफ्थ क्वेश्चन पर आ चुके हैं जहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ बर्थ ट्रॉमा। आपने इससे पहले क्या ऐसा क्वेश्चन किया था? तो देखते हैं आपने कितनी तैयारी की है। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। जन्म आघात क्या है? जन्म के 15 दिन के भीतर लगी चोट, इंजरी सस्टेन विद इन 15 यानी कि डेज ऑफ बर्थ, इंजरी सस्टेन विद 2 डेज ऑफ बर्थ, या फिर टाइम ऑफ बर्थ, या फिर 15 डेज यानी कि 5 डेज ऑफ बर्थ, 5, 2, 15, या फिर जन्म लेते ही, जन्म के समय लगी चोट। तो देखो इसमें ना तो दिन काउंट होते हैं, सिर्फ जन्म के समय जो चोट लग जाती है जिससे कि आप ADHD जैसी बीमारियों, ऑटिज़म बीमारियों में फंस जाते हैं। तो ये जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको सेफ्टी प्रोवाइड की जाए, क्योंकि
ये जो होता है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजर जोन माना जाता है। व्हाट इज़ जेंडर कंस्टेंसी? कंस्टेंसी जो है लिंग स्थिरता क्या है? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? चाइल्ड्स अवेयरनेस अबाउट हर हिज सेक्स बीइंग सेम ऑलवेज, यानी कि बच्चे की अपने लिंग के बारे में ये जागरूकता कि लिंग हमेशा एक समान रहता है। या फिर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेक्स कैटेगरी कंस्टेंसी, इसे लिंग श्रेणी स्थिरता भी कहा जाता है। इनमें से कौन सा सही हो सकता है? पहली बात कि इसमें बच्चा समझ जाता है, जहाँ पर देखो बच्चे की अपने लिंग के बारे में ये जागरूकता कि लिंग हमेशा समान रहता है, उसे ये मालूम है कि लड़का लड़का ही रहता है, लड़की लड़की ही रहता है, कपड़े चेंज करने से जेंडर चेंज नहीं हो जाते। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेक्स कैटेगरी, तो ये दोनों ही सही हैं। और यहाँ पर 7th क्वेश्चन, इट इज़ रेप्रिकॉल इंड्यूरिंग टाई बिटवीन इन्फेंट एंड केयर गिवर डैश शिशु और देखभालकर्ता के बीच जो है वो पारस्परिक स्थायी बंधन बनाता है। तो वो क्या हो सकता है? क्या वो अग्रीमेंट हो सकता है? क्या वो रिप्लेसमेंट हो सकता है? क्या वो अटैचमेंट हो सकता है? तो देखो, जब एक बच्चे का जन्म होता है अपनी माँ के साथ, क्या वो समझौता करता है? नहीं, वो नहीं हो सकता। क्या वो रिप्लेसमेंट की चीज़ होती है? नहीं। क्या वो पनिशमेंट होती है? नहीं। तो यार यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसका आंसर है सो वो एलिमिनेट मेथड से भी आप यूज़ कर सकते हो, जिसका आंसर सिर्फ एक ही बनता है, वो है लगाव। तो ये जो क्वेश्चन था तो काफ़ी ज़्यादा इजी था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बेनिफिट ऑफ फ्रेंडशिप फॉर चिल्ड्रन? क्या बेनिफिट हो सकते हैं बच्चों के लिए दोस्ती का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? चिल्ड्रन इंजॉय स्कूल मोर विद फ्रेंड्स, बच्चे दोस्तों के साथ स्कूल का अधिक आनंद लेते हैं। या फिर फ्रेंडशिप इज़ अ सोर्स ऑफ हेल्प एंड सेल्फ वैलिडेशन, मित्रता, सहायता और आत्म सहायतापन का एक स्रोत है। तो देखो इसका आंसर क्या हो सकता है? नेदर और नॉर, यानी कि ये दोनों ही गलत हैं, या फिर इनमें से कोई एक सही है एक गलत है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं सही है, या फिर इनमें से दोनों ही सही हैं। तो यार सीधी सी बात, दोनों ही सही हैं, क्योंकि अगर बात करें चिल्ड्रन एंजॉय मोर विद फ्रेंड्स, तो भाई सही बात है, आप भी स्कूल जाते थे, आप अगर स्कूल की यादों को याद करते हो तो आपको अपने फ्रेंड्स की याद आती है, तो ये बात सही है। और दूसरी बात भी सही है, क्योंकि यहाँ पर आपका माइंड जो है वो देखो, आपको कोई ये नहीं है कि आप पहली बार हमारी वीडियो पे आए हो, आप पहली बार साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, नॉर्मल चीज़ों के बारे में ही आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिनका जवाब अगर आप मैच्योर हैं, अगर आप समझदार हैं, तो आप वैसे भी दे सकते हो यार। तो ये एग्ज़ाम जो है वो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, वो इजी हो जाता है अगर आप तैयारी करते हो, मेहनत करते हो तो। In the context of physical development in adolescence, which one of the following statement describe maturation? परिपक्वता के बारे में यहाँ से क्वेश्चन आया है, और किशोर अवस्था में शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिपक्वता का वर्णन करता है? तो देखो, परिपक्वता हो गया, ग्रोथ हो गया, मैचुरेशन हो गया, मैचुरेशन तो ग्रोथ ही है, परिपक्वता है। लेकिन देखो ये जो क्वेश्चन है ना सिर्फ यहीं पर ही घूम रहे हैं, तो आपको दिक्कत नहीं लेनी कि बाहर के क्वेश्चन आएंगे, नहीं। आपको जो सिलेबस दिया गया है ना चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी का, उसमें जो पूछा गया है, जो आपके सीटेट बुलेटिन में है, आप वहाँ पर जो है वो देख सकते हैं आपका सिलेबस, तो उसके बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं है, उसके अंदर के ही हैं। तो मैचुरेशन कितनी बार आ चुका है एक बार कमेंट में मुझे बता देना फिर भी। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो उसका प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है? द प्रोसेस टिपिकली टेक्स अबाउट 4 years फॉर बोथ जेंडर्स। इस प्रक्रिया में आमतौर पर दोनों लिंगों के लिए लगभग 4 साल लगते हैं। क्या ये बात सही है? आप एक बार सोच के देखें। फिजिकल चेंजेस इन बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स ड्यूरिंग
puberty include the adolescent growth spurt। यौवन के दौरान लड़कों और लड़कियों दोनों में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों में किशोर में वृद्धि फलस्वरूप शामिल है। तो देखो दूसरी जो बात है वो सही है, लेकिन जो फर्स्ट वाली बात है वो गलत है। तो ध्यान से देखो कि जो लड़कियां हैं वो उनकी जो ग्रोथ है, जो वो मैच्योर हैं, वो लड़कों से पहले हो जाती हैं। तो ये बात नहीं सही हो सकती कि जहाँ पर ये कह रहे हैं कि दोनों को ही 4 साल लगते हैं। तो इसका आंसर जो है वो 2 ही हो जाता है, 1 तो गलत है, ओनली 2। और क्वेश्चन 10 पर पहुंच चुके हैं। और अगर इस वीडियो को आप देख रहे हो, अगर आप क्वेश्चन 10 तक पहुंच चुके हो, तो आपके जो क्वेश्चन हैं वो कितने ही सॉल्व हो गए, आप वीडियो देख के बता देना। कोई मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। तो देखो आपने भी वीडियो को अटेंड किया है, आपने क्वेश्चन को देखा है, तो आपको लगता है क्या कि आप सीटेट को क्लियर नहीं कर सकते? आप अच्छे से वीडियो देखोगे, क्वेश्चन को समझोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे अपने माइंड से, तो आप 130 भी ला सकते हो, वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के। तो देखो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ मज़े से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, वो भी खुद से। तो सच्ची सच्ची में बताना यार कि आपने कितना स्कोर किया। झूठ नहीं बोलना, जितना आप झूठ बोलोगे अपने आप से तो आप उतना ही दूर हो जाओगे अपने सक्सेस से। तो सच बोलना सीखो। 10th क्वेश्चन जो है वो अकॉर्डिंग टू प्याजे विच ऑफ द फॉलोइंग इमिटेशन पेयर इज करेक्टली मैच्ड। प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अनुकरण युग्म सही सुमेलित है। देखते हैं क्वेश्चन को, जैसे कि विजिबल इमिटेशन यूजिंग पार्ट्स ऑफ बॉडी दैट द चाइल्ड कैन नॉट सी सच एज द माउथ, कि अदृश्य अनुकरण शरीर के उन हिस्सों का उपयोग करके नकल करना जिन्हें बच्चा नहीं देख सकता, जैसे कि मुंह। अब मुंह को तो मैं भाई नहीं देख सकता, अगर मैं नकल कर रहा हूं किसी की। तो विजिबल इमिटेशन जिसे कि दृश्य अनुकरण कहते हैं, इमिटेशन विद पार्ट्स ऑफ बॉडी दैट द चाइल्ड कैन सी सच एज आ फीट एंड हैंड्स। दृश्य अनुकरण शरीर के उन हिस्सों की नकल जिन्हें बच्चा देख सकता है, जैसे कि पैर और हाथ। तो भाई दोनों ही सही हैं, क्योंकि ये दोनों ही मैच करते हैं एक दूसरे से। ये नहीं है कि विजिबल है और दृश्य है अदृश्य है, लेकिन ये बात सही है कि बच्चा जो है वो नकल करता है। तो ये प्याजे जी की थ्योरी है, तो यहाँ पर दोनों ही सही हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, तो देखो फिजियो अगर बात करें तो बाल्यावस्था के मनोसामाजिक, जिसे हम साइको सोशल डेवलपमेंट कहते हैं, बाल्यावस्था के मनोसामाजिक विकास के संदर्भ में सहपाठी संबंधों का सकारात्मक प्रभाव क्या है। पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑफ पेयर रिलेशंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ फिजियो-सोशल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड, व्हाट इज द पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑफ पेयर रिलेशंस। क्या हो सकता है इसका आंसर? एज द चिल्ड्रन बीइंग टू मूव अवे फ्रॉम पेरेंटल इन्फ्लुएंस, द पेयर group opens up new representatives and frees them to make independent judgments। जैसे जैसे बच्चे माता पिता के प्रभाव से दूर जाने लगते हैं, सहकर्मी समूह नए दृष्टिकोण खोलता है और उन्हें स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र करता है। या फिर इसका आंसर 2 हो सकता है, टेंडेंसी टू reinforce unfavorable attitudes towards a member of certain recall of ethnic groups। कुछ नस्लीय और जातीय समूह के किसी संदर्भ यानी कि किसी सदस्य के प्रति प्रतिकूल दृष्टिकोण को सुदृढ़ करने की प्रवृत्ति। यानी कि अगर आप किसी जाति या समूह के बच्चों को नफरत करते हैं, आपका फ्रेंड भी करने लगे, या फिर आपके फ्रेंड करते हैं तो आप भी करने लगो, ये बात गलत है, ये नहीं करना चाहिए।
वैसे भी पहली बात जो सही है, जो कह रहे हैं कि अगर जैसे जैसे बच्चा माता पिता के प्रभाव से दूर जाने लगते हैं, वह क्या करते हैं कि वह स्वतंत्र हो जाते हैं, वह अपने फैसले खुद लेने लगते हैं। या आप भी किया होगा, आपने भी अपनी In the context of classroom management, what is the primary purpose of establishing clear rules and routines? कक्षा प्रबंधन के संदर्भ में स्पष्ट नियम और दिनचर्या स्थापित करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? क्या हो सकता है? अब आपके सामने जो है वो क्वेश्चन के 4 आंसर्स आ रहे हैं, तो आप अब ध्यान से देखना। To ensure that students are compliant and obedient, ये सुनिश्चित करना कि छात्र जो हैं वो आज्ञाकारी हों। To create a structured environment that supports, यानी कि एक तो स्पोर्ट्स होता है, ये स्पोर्ट है, किसी को मदद करना या उसको सपोर्ट करना, मदद करना। Consistent and effective teaching and learning, to limit student freedom and creativity, to reduce the need of teacher intervention। हिंदी में अगर बात करें तो ये सुनिश्चित करता है कि छात्र आज्ञाकारी हों। एक दूसरा जो क्वेश्चन है वो कहता है कि एक संरचित वातावरण, यानी कि स्ट्रक्चर्ड जिसे कहते हैं, वातावरण बनाना जो कि प्रभावी शिक्षक और सीखने का समर्थन करता हो। या फिर तीसरा, छात्र की स्वतंत्रता को, रचनात्मकता को सीमित करना। ये बात कहीं भी एक्टिव में नहीं आती। शिक्षक के हस्तक्षेप की आवश्यकता को कम करना। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? देखो, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर बच्चा एक्टिव है वो चीज़ सही है। तो एक्टिव कहाँ है? टू क्रिएट a structured environment that supports consistent and effective teaching and learning। तो यहाँ पर एक संरचित वातावरण बनाना जहाँ पर बच्चे जो हैं प्रभावी शिक्षक और सीखने में समर्थ हों, ये बात सबसे अच्छी है। तो देखो, यहाँ पर आप एक चीज़ को और यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर बच्चे एक्टिव हैं, जहाँ पर बच्चों को एक्टिव रखा जा रहा है वो क्वेश्चन ही सही हो सकता है, उसके अलावा जो दूसरे क्वेश्चन हैं वो गलत हैं। तो ये आप खुद से भी डिसाइड कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होती है वो क्या है? इनमें से कौन सी जो है फॉर्मेटिव है? तो निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है? तो देखो, जो रचनात्मक मूल्यांकन है वो क्या होता है? हमें एक्टिव देखना है, कहाँ पर बच्चा रहता है। सस्टेन, यानी कि स्टैंडर्डाइज जो टेस्ट होते हैं वो जो होते हैं वो एक समेटिव असेसमेंट होती है, वो है वो रचनात्मक नहीं है। उसके बाद अगर बात की जाए तो वो जो सेकंड है मिड स्ट्रीम एग्ज़ाम, मिड टर्म एग्ज़ाम जो होते हैं, वैसे तो वो भी अगर बात करें तो वो भी SA जिसे कहते हैं, जो है हमारा समेटिव असेसमेंट, उसमें आते हैं। अगर बात की जाए थर्ड की तो वो अ क्विज गिवन एट द एंड ऑफ लेसन 2। अगर बात की जाए यहाँ पर क्विज की, तो भाई क्विज को ही सुन के मुझे ये चीज़ जो है वो मालूम हो जाती है कि अगर मैं कोई लेसन, मैं एक टीचर हूँ, मैं क्लास में कोई लेसन उनको रीड करवा रहा हूँ, लेसन के एंड होते ही मैं उनसे कुछ क्विज यानी कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, तो ये भाई यही तो आपके सामने फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये रचनात्मक मूल्यांकन है, एक्टिविटी हो रही है, बच्चे आपसे इंगेज हो रहे हैं, आप बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ना कि उसके बजाय आप एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट दे रहे हैं, मिड टर्म के एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर आप एक बात करें तो फाइनल एग्ज़ाम की, वो भी जो हैं वो समेटिव असेसमेंट में आते हैं, फॉर्मेटिव नहीं। तो एक बात ये आप ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर फॉर्मेटिव असेसमेंट की अगर बात कहीं पे क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको हिंदी में अगर रचनात्मक मूल्यांकन याद रहे तो वो कर लेना, तो देखना कहाँ पर बच्चे जो हैं वो एक्टिव हैं। तो एक्टिव सिर्फ जो थर्ड हमारा जो क्वेश्चन है, जो आंसर है, थर्ड हमारा आंसर है, उसमें ही बच्चे एक्टिव हैं, क्योंकि वहाँ पर लेसन के एंड में
क्विज पूछे जा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा एक्टिव वहाँ पर हैं। तो एक्टिव जहाँ पर हैं वही आंसर सही है। इन ब्लूम टैक्सोनॉमी विच लेवल ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स इन्वॉल्व यूजिंग इंफॉर्मेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और क्रिएट न्यू आइडियाज़। जो ब्लूम है, आई होप आपने ब्लूम की टैक्सोनॉमी रीड की हो। अगर आप हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की वीडियोस देखोगे तो उसमें आपको एक्सप्लेन किया गया है। अगर फिर भी कमेंट में बता देना आपने ब्लूम टैक्सोनॉमी पर वीडियो चाहिए, तो अलग से डेडिकेटेड वीडियो मैं बना के लेके आऊँगा। कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उनका एक मॉडल है जो कि इस जो मॉडल की अगर बात करें आपके सामने आगे मैं एक पिक्चर में बताऊँगा। तो इसका देखना है हमें कि ब्लूम के वर्गीकरण में किस तरह के संज्ञानात्मक कौशल यानी कि समस्याओं को हल करने या नए विचार बनाने के लिए जानकारी का उपयोग करना शामिल है। क्या इसका आंसर रिमेंबरिंग हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, अप्लाइंग हो सकता है, क्रिएटिंग हो सकता है। मुझे मालूम है कि इस जो क्वेश्चन का आंसर भी नीचे दिया गया है, लेकिन आपको खुद से सॉल्व करना है भाई, ये आपका एक टेस्ट है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर सिंपल सी बात है, क्रिएटिंग। भाई रिमेंबर, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई करने से पहले आप उसको बनाओगे, फिर ही तो सब चीज़ें करोगे। तो इसका आंसर क्रिएटिंग है, जो कि फोर्थ आंसर है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो, सबसे पहले हम चीज़ों को रिमेंबर करते हैं, याद करते हैं, फिर उसके बाद अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, फिर समझने के बाद हम उसे अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद फिर हम उसे एनालाइज करते हैं। यहाँ पर थोड़ा वर्ड्स में दिक्कत हो सकती है, लेकिन एनालाइज करते हैं कि ये सही है। और ये जो आपके सामने डायग्राम है ये थोड़ी सी पुरानी है, क्योंकि चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पर क्रिएट की जगह हम कह सकते हैं एवेलुएट करते हैं, और लास्ट में आपका क्रिएट आता है। तो देखो, इतनी चीज़ों को करने के बाद हम एक चीज़ को बनाते हैं। जो वैज्ञानिक होते हैं वो भी ऐसे पहले रिमेंबर करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, अप्लाई करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसके बाद उसको क्रिएट करते हैं। ये चीज़ जो है वो अकॉर्डिंग जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है, जो कि उनका जो एक मॉडल है, वो आप सर्च भी कर सकते हो। कोई बात नहीं, उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना देंगे, आप अच्छे से समझ जाओगे। नहीं तो हमारी जो CDP की जो वीडियोस हैं उसमें मैंने किए हैं ऐसे कई मॉडल्स को आपके सामने पेश किया है, आप वहाँ पर भी देख सकते हो जाके। अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं हो हमारे, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहाँ पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। पियाजे कंसेप्ट ऑफ ईगोसेंट्रिज्म। तो ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है भाई? ईगोसेंट्रिज्म वो होता है जो कि बच्चा जो होता है वो ये समझता है कि जो मैं सोचता हूँ वैसा ही सब सोचते हैं, तो उसे ईगोसेंट्रिज्म कहते हैं। क्या आप भी ऐसा सोचते हो? पियाजे की अहम केंद्रितावाद की अवधारणा संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में सबसे सटीक रूप से देखी जाती है? तो क्या वो सेंसरी मोटर स्टेज है, क्या वो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, क्या वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है, क्या फॉर्मल? तो देखो यार, सिंपल सी बात है, फॉर्मल ऑपरेशनल जो है वो की जो स्टेज है वो हाइपोथेटिकल जो सॉल्यूशंस होते हैं, बच्चा अपने दिमाग में कल्पना करने लगता है, वो चीज़ें करता है, उसमें ये चीज़ नहीं आती। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी कॉन्क्रीट चीज़ों पर ही ध्यान देता है, मूर्त चीज़ों पर वहाँ पर भी ये ईगोसेंट्रिज्म नहीं आती। और सेंसरी मोटर की बात करें तो वहाँ पर भाई वहाँ पर भी नहीं आती, क्योंकि वो जो होता है वो ऑब्जेक्ट परमानेंट वाली स्टेज होती है। तो बचता है हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 वर्ष का होता है। उसमें ही ईगोसेंट्रिज्म होता है बच्चे में, जो कि समझता है कि जो मैं सोचता हूँ वैसा ही सब सोचते हैं। तो ये भी याद रख लो, आपको पियाजे की स्टेजेस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जो कि सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशन और फॉर्मल ऑपरेशन। ये जो है वो एक सीक्वेंस में है, जहाँ पर आप साइड वाले जो अक्षर हैं उनको लेकर SPCF एक फॉर्मूला भी बना सकते हो। हाँ, हमने पहले भी ये बताया था। और आ चुके हैं आप हमारे 16 क्वेश्चन पर। तो आई होप आपने अच्छा वीडियो को अटेंड किया होगा, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अकॉर्डिंग टू पियाजे, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ असिमिलेशन। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो आत्मसातीकरण की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन है? तो देखो, मुझे असिमिलेशन अच्छा लगता है, लेकिन जो यहाँ पर आत्मसात्मीकरण जो लिखा है वो उससे अच्छा तो इंग्लिश में असिमिलेशन ही है। क्या होता है ये? अडेप्टिंग एग्जिस्टिंग जो स्कीमा है टू इनकॉर्पोरेट न्यू इंफॉर्मेशन,
क्रिएटिंग न्यू स्कीमा टू डील विद न्यू इंफॉर्मेशन, integrated new information into existing schema without altering them, या फिर recognize schema to bettering fit a new concept। तो इसका आंसर क्या होता है? नई जानकारी को शामिल करने के लिए मौजूदा स्कीमा को अपनाना, नई जानकारी के निपटने के लिए स्कीमा बनाना, नई जानकारी को मौजूदा स्कीमा में बिना बदलाव किए एकत्रित करना, किसी नई अवधारणा को बेहतर ढंग से फिट करने के लिए स्कीमा को पुनर्गठित करना। इसका आंसर जो है वो थर्ड है, जहां पर नई जानकारी को मौजूदा जो है वो स्कीमाओं में बिना बदलाव के एकत्रित करना। तो भाई एकोमोडेशन जो होता है उसमें हम बदलाव करते हैं, चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, लेकिन सिमुलेशन में ऐसा नहीं होता। अगर आपने कोई नया चीज़ देखा है तो उसको अपने दिमाग में आप ऐड कर लेते हो, सीधी सी बात है, बिना किसी बदलाव के, उसे सिमुलेशन कहते हैं। विच डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व्स द ग्रेजुअल प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन लर्न द सोशल नॉर्म्स एंड बिहेवियर्स एप्रोप्रिएट टू देयर कल्चर। किस जो विकासात्मक अवधारणा में वह क्रमिक प्रक्रिया शामिल है जिसके द्वारा बच्चे सीखते हैं, सामाजिक मापदंड यानी कि और व्यवहार उनकी संस्कृति के लिए उपयुक्त हैं। तो यार सारी चीज़ें जो हैं वो इंटरलाइजेशन से नहीं, सिमुलेशन से नहीं, एकोमोडेशन से नहीं, वो सोशलाइजेशन से सीखता है। बच्चा समाज से ही सीखता है। और यहाँ पर सोशल नॉर्म्स की अगर बात कर रहे हैं तो कल्चर की बात कर रहे हैं तो भाई सीधी सी बात है, यहाँ पर सोशलाइजेशन ही आएगा। व्हाट इज़ द टर्म फॉर द फिनोमेन वेयर adolescents बिलीव दे आर यूनिक एंड दैट नो वन एल्स कैन अंडरस्टैंड देयर एक्सपीरियंसेस। उस घटना के लिए क्या शब्द है जहां किशोर का मानना है कि अद्वितीय है और उनके अनुभवों को कोई नहीं समझ सकता। ये चीज़ आपने पहले भी फेस की होगी, ये चीज़ आपने अपने लाइफ में फेस की होगी, जहाँ पर हम कहते हैं कि मेरी भावनाओं को कोई नहीं समझ सकता। तो ये क्या हो सकता है? ये इमेजिनरी ऑडियंस हो सकती है, या फिर ये इगोसेंट्रिज्म हो सकता है, या सेल्फ। इसका जो आंसर है वो सीधा जो आंसर है वो फर्स्ट है, पर्सनल फेमेबल, व्यक्तिगत कल्पित कहानी। तो ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो ये कहते हैं अपने माता पिता को कि आप जो है वो मुझे समझ नहीं सकते, क्योंकि इमेजिनरी ऑडियंस की अगर बात करें तो वो यहाँ पर नहीं हो सकती। इमेजिनरी ऑडियंस ये है कि आपको लगता है कि कोई हमेशा आपको देखता रहता है अगर आप ये चीज़ को फेस करते हो तो। ईगोसेंट्रिज्म, आपको पता है ईगोसेंट्रिज्म जो होता है, बच्चा समझता है जो मैं समझता हूँ वैसा ही सब समझते हैं। तो इसका आंसर फर्स्ट ही हो सकता है, पर्सनल। विच अटैचमेंट स्टाइल आइडेंटिफाइड बाय मैरी एंसवर्थ इज कैरेक्टराइज्ड बाय चिल्ड्रन हु शो, यानी कि इसका आंसर क्या हो सकता है? आप आ चुके हैं हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर, तो जो कि मैरी एंसवर्थ द्वारा पहचानी गई कौन सी लगाव शैली उन बच्चों की विशेषता है जो कि देखभाल करने वाले के चले जाने पर परेशानी दिखाते हैं और उन्हें लौटने पर उनसे आसानी से आराम नहीं मिलता। क्या हो सकता है? डिस्ट्रेस व्हेन अ caregiver leaves and are not easily comfortable upon their return। source attachment, avoid attachment, या फिर ये हो सकता है ambivalent recent attachment, या फिर इसका आंसर हो सकता है फोर्थ। तो क्या हो सकता है? तो आप भी बताइएगा। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, आप वीडियो से जुड़े रहें। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसका आंसर जो है वो थर्ड है, यानी कि प्रतिरोध का लगाव। जैसे कि आप देख सकते हैं साइन ऑफ अम्बिवेलेंट अटैचमेंट, यानी कि अगर
आप दूर जाओगे तो वो रोने लगेंगे, अगर आप उनके पास नहीं हो तो वो कोई काम नहीं करेंगे, वो रूठकर एक किनारे बैठे रहेंगे, वो डिफ़िकल्ट टू कम्फर्ट, यानी कि आपने देखा हो कई बच्चे जो होते हैं एक बार रोना चालू करते हैं तो चुप ही नहीं होते। पुअर रिलेशनशिप विद अदर चिल्ड्रन, यानी कि उनके जो रिलेशन हैं वो दूसरे बच्चों के साथ नहीं बनते। डिफ़िकल्टी विद इमोशंस, और भी कई हैं जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो, जो कि आपके सामने कुछ चीज़ें तो आपकी लाइफ में भी शायद से होंगी। लास्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं जो कि है विच टर्म रेफर टू द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अनदर पर्सन एंड इज़ क्रूरल फॉर सोशल डेवलपमेंट। कौन सा शब्द किसी अन्य व्यक्ति की भावनाओं को समझने और साझा करने की क्षमता को दर्शाता है, यानी कि संदर्भित करता है, और सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पर इसका आंसर कौन सा हो सकता है? तो भाई आपने देख ही लिया होगा, इसका आंसर जो है वो फर्स्ट ही है। तो देखो फर्स्ट आंसर कैसे है। एम्पैथी जो होती है वो ये होती है कि आप किसी की मुश्किलों, किसी की अड़चनों, मान लो आपका जो फ्रेंड है वो दुखी है, आप उसको जो है वो आप अपने आप को उसकी साइड रख कर देखते हो। सिंपैथी नहीं, सहानुभूति नहीं यहाँ पर आती, यहाँ पर ऑल्ट्रिज्म और ईगोसेंट्रिज्म नहीं आता, यहाँ पर एम्पैथी है। आपको जो पीड़ित है उसकी जगह आपको खुद को रख के देखना होता है और आप समझ पाते हो उसकी फीलिंग्स को। तो ये रही आज की क्लास, और आप स्कोर बताइएगा और देखिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही किए हैं। दिक्कत आएगी अगर आपकी लैंग्वेज और है, तो देखो अगर आपकी लैंग्वेज कोई भी हो सकती है तो इसीलिए आप इंग्लिश को ही प्रेफर करें, इंग्लिश को ही आप सही माने। हिंदी जो है वर्जन, वो जिन लोगों का हिंदी मीडियम है वो हिंदी में इनको रीड कर सकते हैं बहुत आसानी से। हाँ, हिंदी में जो क्वेश्चन होता है वो हमारे लिए आसान हो जाता है, जो कि अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ लग रहा, इंग्लिश में आपको दिक्कत आ रही हो फिर होता है, इसीलिए होता है। तो लेकिन अगर कुछ लोग होते हैं जिनकी लैंग्वेज चेंज होती है तो वो ये चीज़ होती है कि जो पैराग्राफ होता है, हाँ उसमें आपको लैंग्वेज चूज़ करने का जो है वो चॉइस मिल जाता है, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है वो एक साइड पे इंग्लिश एक साइड पे हिंदी ही आएंगे, तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और अपना स्कोर मुझे कमेंट में बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि क्लास 2 होने वाली है, और टोटल हमारी जो 4th क्लास यानी कि 5th क्लास तक हो सकती है, क्योंकि हम जो हैं वो चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी के साथ इन्वायरमेंट को भी करेंगे और जो सब्जेक्ट हैं मैथ उसको भी कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।